बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए खान सर का ओपन टेस्ट को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए खान सर का यानी कि केजीएस का ओपन टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले आपको एग्ज़ाम जैसा फीलिंग आने वाला है। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, तो इस टेस्ट को आप पूरा लगाइए। खान सर का ये ओपन टेस्ट सीरीज है बिहार दरोगा एग्ज़ाम, जो आपका 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को लिया जाएगा, उसके लिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए, और जब इसको पूरा देख लीजिएगा तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए खान सर के ओपन टेस्ट को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि यमुना नदी की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व के सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करें। और यहाँ पर देखिए, नदियों का नाम दिया गया है बेतवा, चंबल, केन, सिंध, और सही कूट में से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा लेवल का ये टेस्ट है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और वैसे भी एग्जामिनेशन से पहले आपको 4-5 टेस्ट लगा कर ही जाना है, ताकि अभ्यास आपका बना रहे। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करें। तो देखिए, यमुना की सहायक नदियों का अगर हम पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट की ओर बात करें, तो इसका सही भौगोलिक क्रम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चंबल, फिर आपका हो जाएगा सिंध, फिर आपका हो जाएगा बेतवा, और फिर हो जाएगा केन। यानी कि करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 2, यानी कि आपका चंबल। उसके बाद देखिए सिंध, फिर आपका हो जाएगा बेतवा, और फिर आपका हो जाएगा केन। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर ना? चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि संगम युगीन राजवंशों और उनके राजकीय प्रतीक के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान करें। संगम युगीन राजवंशों और उनके राजकीय प्रतीक के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान करें। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए, चोल का आपका बाघ हो जाएगा, ये आपका सही है। चेर का धनुष हो जाएगा, पांड्य का मछली हो जाएगा, बट यहाँ पर देखिए पल्लव का वराह नहीं होगा। पल्लव का वराह गलत दिया गया है, क्योंकि वराह पल्लवों का नहीं बल्कि चालुक्य और विजयनगर साम्राज्य का राजकीय प्रतीक था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पल्लव वंश का राजकीय प्रतीक जो था ये आपका सिंह या नंदी था। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 ऐतिहासिक घटना को सूची 2 उस समय के वायसराय के साथ सुमिलित करें, और सही कूट में से आपको आंसर यहाँ पर चुन करके बताना है। चलिए बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं घटना वर्ष दिया गया है, और दूसरे में आपका वायसराय दिया गया है। सविनय आज्ञा आंदोलन 1930। तो फ्रेंड्स ये हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। कैबिनेट मिशन 1946, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड बेबल। तो यहाँ पर लॉर्ड बेबल बना लीजिएगा। ठीक है, भारत विभाजन तो 1947, तो ये हुआ था लॉर्ड माउंट बेटन के समय में। ठीक है, तो अब इसको आप लोग इजीली मिला सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? देखिए यहाँ पर ए, बी, सी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी भी दिया गया है। ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए कि यदि साबुन के 2 बुलबुले को 2 भिन्न भिन्न जो आपके व्यास के बुलबुले हैं उनको एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्यान रखिएगा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी ये घटना है? तो फ्रेंड्स ये प्रकाश का ध्रुवन है, यानी कि पोलराइजेशन है। क्लियर? इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर ना?
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई 2025 के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने किस विशेष अभियान की शुरुआत की? वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ से प्रश्न लड़ भी सकता है आपके पेपर में। तो इसका नाम है ऑपरेशन नया सवेरा, ठीक है ना। ऑपरेशन नया सवेरा का शुभारंभ बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष रूप से मानव तस्करी रोकथाम और तस्करों के चुंगल से मुक्त कराए गए बच्चों महिलाओं के जीवन में नई रोशनी लाने के उद्देश्य से 30 जुलाई 2025 को, ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार दरोगा में जो अभी एग्जाम लिया गया था ईएसआई का, बिहार मद्य निषेध दरोगा का, उनमें डेट देकर के प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष में आयोजित प्रमुख ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का सही क्रम क्या है? सही क्रम आपको बताना है, टेनिस टूर्नामेंट का जो सही क्रम होता है। तो देखिए आपको भी याद होगा फ्रेंड्स कि सबसे पहले कौन सा टेनिस टूर्नामेंट होता है, फिर कौन सा होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, और फिर यूएस ओपन होता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन जनवरी के मध्य में होता है, क्लियर, और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है यह आपका दूसरा ग्रैंड स्लैम है जो कि मई के अंत में या जून की शुरुआत में होता है, और यह आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फिर आपका हो जाएगा विंबलडन जो कि आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, और फिर यूएस ओपन जो है वर्ष के आखिर में होता है जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा सूची दिया गया है, और सूची 2 में जो है यहाँ सूची 1 में रोग और सूची 2 में कारक या कारण दिया गया है, मिलान करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा कि काला जर जो होता है, काला जर, ये आपका इसका कारण बताइए। तो देखिए काला जर जो होता है ना, काला जर, ये फ्रेंड्स आपका होता है प्रोटोजुआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजुआ के कारण। एथलीट फुट जो है यह किसके कारण? फंगी के कारण होता है, कवक के कारण। मैरास्मस जो है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है, और हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हार्मोन और उसके विशिष्ट कार्य के आधार पर गलत सुमेलित है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर गलत सुमेलित पूछा गया है। तो देखिए फलों का पकाने का कार्य जो है कौन करता है? एथिलीन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, बताइए, फलों के पकाने का काम साइटोकाइनिन थोड़ी करता है। साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक, रंगों को बंद करना सही है। फ्लोरोजिन्स ये इंपॉर्टेंट है, फूल खिलाने वाला हार्मोन है, ये फूल खिलाने में सहायक। ट्राउमेटिन जो है ये पौधों का जो आपका घाव है, जख्म है, वो भरने में सहायक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व और उनसे संबंधित राज्य का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सिमिलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है, मानस असम में है, ठीक है ना, और शेषाचलम जो है ये तमिलनाडु, गलत दिया गया है। शेषाचलम जो है ये कहाँ पर है? तो शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा पापीकोंडा एक है, पापीकोंडा, पापीकोंडा ये भी आंध्र प्रदेश में ही है, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा सूची 1 में बोर्ड दिया गया है, सूची 2 में मुख्यालय दिया गया है, मिलान करना है। यहाँ पर देखिए सूची 1 में बोर्ड है, सूची 2 में मुख्यालय दिया गया है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय तो ये बेंगलुरु में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है कॉफ़ी का। रबर बोर्ड का मुख्यालय जो है ये कोट्टायम केरल में पड़ता है, रबर बोर्ड का। चाय बोर्ड का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स ये आपका कोलकाता में पड़ेगा, ठीक है। और तंबाकू बोर्ड का जो है ये आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, क्लियर ना। तो अब इसको आप लोग मिला सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बता दीजिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य युग्म की पहचान करना है, गलत कौन सा है इसमें से? चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका शुभंकर गजसिम्हा था, और देखिए इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था, पहली बार हुआ था, क्लियर। अच्छा उसके बाद देखिएगा हीरो मेंस हॉकी एशिया कप, चांद, सही दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका भी आयोजन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में हुआ था। उसके बाद देखिए एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप, इसका जो है शुभंकर अशोक था, इसका भी आयोजन राजगीर बिहार में हुआ था, ठीक है ना।
बट यहाँ पर देखिए ये गलत दिया गया, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप छोटी चिरैया जो कि एक गौरैया थी, ठीक है ना, ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये शुभंकर के रूप में चुना गया था इसको, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, बताइए किसको आमंत्रित किया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये किया गया है आपको किसको, तो उर्सुला वांडरलियन और एंटोनियो कोस्टा को, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और 2025 में किसको किया गया था, ज़रा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है, एक तरफ जो है आपका दिया गया है शब्द और दूसरी तरफ डिक्शनरी, ठीक है ना। देखिए ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ऑफ द ईयर है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं SLOP, ठीक है ना। स्लॉप जो है ये मरियम वेबस्टर ने जो है इसको घोषित किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मरियम वेबस्टर। उसके बाद देखिएगा ये आपका जो रेज बेट दिया गया है ये आपका ऑक्सफोर्ड हो जाएगा, ठीक है। पैरा सोशल जो दिया गया है ये आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी हो जाएगा, और वाइब कोडिंग जो है ये इसका हो जाएगा कॉलिंग्स डिक्शनरी का, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा अब आप लोग, ठीक है, और मिला भी लीजिएगा ऑप्शन से, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा समाचार पत्र था जो 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया था। अच्छा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो ये लाया था लॉर्ड लिटन ने, ठीक है ना, 1878 में, और इसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। और रातों रात जो समाचार पत्र था इससे बचने के लिए भाषा बदल दिया था, वो अमृत बाजार पत्रिका था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ की ऐतिहासिक घटना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। टेनिस कोर्ट ओथ जिसको बोला जाता है, टेनिस कोर्ट शपथ, ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रांस के राजा लुई 16वां की निरंकुश शक्तियों को सीमित करने के लिए एक नया लिखित संविधान तैयार करना था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय दर्शन का वह कौन सा संप्रदाय है जो भौतिकवादी है और वेदों की सत्ता को नहीं मानता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो फ्रेंड्स ये चारवाक है, ठीक है ना। चारवाक दर्शन ही भारतीय दर्शन का वह संप्रदाय है जो पूर्णतः आपका भौतिकवादी है, यानी कि मटेरियलिस्टिक है, और वेदों की प्रामाणिकता, ईश्वर के अस्तित्व तथा पुनर्जन्म को जो है सिरे से खारिज करता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चारवाक, क्लियर ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार की पुष्टि के लिए किया जाता है, बताइए कौन सा टाइफाइड में किया जाता है। तो टाइफाइड में जो है आपको याद होगा विडाल टेस्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है विडाल टेस्ट, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, विडाल टेस्ट, क्लियर है। और ये होता है किससे, तो ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एलिसा टेस्ट जो है ये आपका एड्स में किया जाता है। मंटॉक्स टेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मंटॉक्स टेस्ट ये आपका जो है टीबी में किया जाता है, ठीक है। और VDRL टेस्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह सिल्फिस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है, तो ये सब भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि कथन ए और दूसरा आर है, इसमें दिए गए कूट की सहायता से सही आंसर चुनना है। कथन पढ़िए, लाइजोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट दिया गया है। चलिए दूसरा भी आप पढ़ सकते हैं, दूसरा दिया गया है कि लाइजोसोम में खाद्य पदार्थों को ऊर्जा ATP में बदलने की क्षमता होती है, बताइए ये गलत दिया गया है, ठीक है ना, ये आपका गलत दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये सही है, क्लियर। और खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का उत्पादन ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, न कि लाइजोसोम का, इसीलिए आपका केवल ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए उसके बाद देखिए, भुगतान संतुलन के प्रबंधन की दृष्टि से नीति निर्माता विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिनको कि FDI बोला जाता है, को अधिक प्राथमिकता क्यों देते हैं, इसका सही आर्थिक कारण चुनना है, बताइए इसका सही आर्थिक कारण क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, FPI
हॉट मनी है जो संकट के समय तेजी से छोड़ सकती है, जबकि एफडीआई जो है दीर्घकालिक और स्थिर होती है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए जो है इसको प्रायोरिटी दिया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में सापेक्ष निर्धनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका 3 कथन दिख रहा है और सही कथन इसमें से आपको चुन करके बताने हैं कि कौन सा यहाँ पर आपका सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सापेक्ष निर्धनता यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं, तो ये समाज में व्याप्त आय असमानता यानी कि जो इनकम इनइक्वलिटी है, इसी का एक माप है। ठीक है ना, और इसमें से पूछा गया है कि कौन सा जो है सही कथन दिया गया है, तो मैं सही कथन आपको बता देता हूँ, पहला और तीसरा। ठीक है ना, यह जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच आय संपत्ति की असमानता को दर्शाती है, जैसे मैंने बताया है, और इसको मापने के लिए गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 और मतलब 3 राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है, 1 और 3। ठीक है ना, 1 और 3 आपका सी में दिया गया है। चलिए अर्थशास्त्र का जनक माने जाने वाले एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी पुस्तक। 2 ऑप्शन यहाँ पर है और 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, अच्छा चलिए अगला प्रश्न है कि सरल आवर्त गति के बारे में विचार करें, और यहाँ पर देखिए 4 जो है ऑप्शन दिया गया है और इसमें से सही ऑप्शन आपको चुन करके बताने हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए चरम बिंदु का त्वरण 0 होता है, सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है गलत है। उसके बाद देखिए मध्यमान बिंदु का त्वरण 0 होता है, ये भी गलत है। चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा 0 होती है, बिल्कुल ये करेक्ट है। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया, तो सही केवल इसमें से 3 है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, केवल 3 सही दिया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है, संविधान का भाग है और एक तरफ विषय है। संविधान के भाग 15 में क्या है बताइए? भाग 15 में निर्वाचन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको इधर मिल जाएगा, अगला पेज में देख सकते हैं, ये निर्वाचन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के संबंध में जो है विशेष उपबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए 17 में क्या है, तो ये सब आपको याद भी होगा कि 17 में राजभाषा है, 18 में आपात उपबंध है, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये सब आपको याद भी होगा, छोटा कर देता हूँ ताकि आप देख लीजिए। ठीक है ना, सब कुछ दिख रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय क्या जारी करता है? तो आपको याद है ना कि क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, तो यहाँ पर रिट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित बौद्ध स्थलों को उनके संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से सुमिलित करना। स्तंभ 1 में जो है बौद्ध स्थल दिया गया और स्तंभ 2 में संबंधित राज्य दिया गया, मिलान करना है। तो देखिए तवांग मठ कहाँ पर है? तवांग मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, आपको भी याद होगा तवांग अरुणाचल प्रदेश में। महाबोधि मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो ये अपना बिहार राज्य में है। हेमिस मठ कहाँ पर है? तो हेमिस जो है ये लद्दाख में है ना, हेमिस लद्दाख में है। और सिरपुर बुद्ध विहार जो है ये छत्तीसगढ़ में है। तो अब मिला लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ईमानदारी से आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो ये भी बताने की बात है कि आइसोप्रीन का बहुलक है ना, आइसोप्रीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आगामी लक्ष्यों से संबंधित असत्य युग्म का चयन करना है। देखिए भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाने का लक्ष्य कब तक है बताइए, जल्दी से बताइए, बताते चलिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय रेलवे का जो लक्ष्य है ये आपका कब है? 2030 सही है। भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2040 है, गलत है या सही है? 2040 नहीं है। ठीक है ना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्थापित करने का लक्ष्य 2035 रखा गया है। 2040 तक तो आपको याद होगा कि किसी भारतीयों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो यही वाला जो है असत्य युग्म है। ठीक है, बाकी यहाँ पर 2 दिया गया, ये भी दोनों सत्य दिए गए हैं। क्लियर, चलिए केंद्रीय बजट घोषणा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है बताइए? इस साल वाला बजट का बात हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, बताइए। 2 स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा
तो आपका ये वाला स्टेटमेंट सी है, तुअर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल पर विशेष ध्यान रखते हुए 6 वर्ष के दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जिलों की संख्या गलत दिया गया, इसमें 150 नहीं होगा, इसमें प्रथम चरण में 150 विकासशील कृषि जिलों को नहीं 100 होगा, यहाँ पर 100 होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए उसके बाद देखिए, रेडियोधर्मी समस्थानिक और उनके उपयोग पर विचार करें, यानी कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है बताइए, मतलब सही पूछा गया है कि उनके उपयोग पर विचार करें। तो यह आपका कैंसर उपचार में किया जाता है कोबाल्ट 60 का, ठीक है। आयोडीन 131 का उपयोग जो है ये थायराइड ग्रंथि वगैरह में, घेंघा के उपचार में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सही दिया गया है। उसके बाद देखिए, कार्बन 14 ये जीवाश्म का जो आयु निर्धारण में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद तो कौन इसमें से कितने युग्म सही हैं, तो तीनों युग्म सही हैं, युग्मों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर सभी 3 युग्म सही हैं, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दक्षिण भारतीय राजवंशों के सिक्कों पर जहाज का चित्र मिलता है जो उनके समुद्री व्यापारी गतिविधियों का संकेत देता है, बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये मिलता है सातवाहनों के, सातवाहन, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, विशेष करके जो वहाँ का सातवाहन शासक था यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्र अंकित मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सातवाहन, ध्यान रखिएगा सातवाहन, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था इस वंश का, सीमुख था, सीमुख था, ठीक है ना, सीमुख था। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि अलगाव की अवधारणा मुख्य रूप से किस समाजशास्त्रीय विचारक से जुड़ी हुई है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये जुड़ा हुआ है कार्ल मार्क्स से, ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स, क्लियर। और दास कैपिटल इनकी रचना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इन्हीं का है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान यहाँ पर दिया गया है, अधिवेशन है और इनका मुख्य निर्णय। तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, आपको याद होगा ना, 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था उसकी, और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, क्लियर। तो यहाँ पर आपका पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नागपुर अधिवेशन जो था आपका 1920 वाला, इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने किया था और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, रचनात्मक कार्यक्रम का अनुमोदन भी हुआ था इसमें, ठीक है। तो ये भी आपका सही दिया गया है, मतलब सामने में दिया गया इसका 1929 का लाहौर पूर्ण स्वराज और 1931 का कराची वाला मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये आपका 1929 वाला हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था, और 1931 वाला कराची में सरदार पटेल ने किया था। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया 1 2 3 4 मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए जल का अधिकार जीवन के अधिकार जो अनुच्छेद, जल का अधिकार जीवन का अधिकार जो अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, जल का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा, यह किस मामले में कहा गया है बताइए। अच्छा है ये प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए, यह आपका जो है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में कहा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 की मामला है ये, इसमें ऐतिहासिक निर्णय लेकर के फैसला सुनाया था कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शुद्ध जल और वायु का अधिकार भी शामिल है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों को उनके प्रमुख प्रावधानों से सुमेलित करें। यहाँ पर देखिए संविधान संशोधन और प्रावधान दिया गया है, चलिए एक एक करके हम लोग मिला लेते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन आपको याद है ना, 1976 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें आपका हुआ था क्या कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 वर्ष से 6 वर्ष करना, ठीक है। बाकी और भी घटनाएं हैं, जैसे आपको याद होगा कि इसमें जो है प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। अच्छा 44वां संविधान संशोधन में क्या हो जाएगा, लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन में क्या था, तो ये आपका दल बदल विरोधी है, ठीक है, जो कि संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और ये 61वां आपका हो जाएगा कौन सा, मतदान की आयु 21 से 18 कर दिया गया था। तो ये याद रख लीजिए और यहाँ से मिला भी लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए यहाँ पर कथन दिया गया है और
कारण देकर के, मतलब दो कितने कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कितने कथन दिख रहे हैं, 3 कथन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, एक कथन, 2 कथन और यहाँ पर तीसरा कथन। और यहाँ से आपको सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय दिया जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी हो, मतलब पहले आ जाता है, वो अवकाश ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ना, इसका अगर हम अवधि की बात करते हैं तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। और एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यह आपका जो है तीसरा गलत जो है, गलत दिया गया, क्योंकि ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसा करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए ये गलत दिया गया। तो स्टेटमेंट आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत दिया गया है। बात समझ गए ना। तो राइट आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा, सही है। लौह इस्पात उद्योग को किस क्षेत्र में रखा जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसको सेकेंडरी में रखा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में इसको रखा जाता है लौह इस्पात को। ठीक है, चलिए। और तृतीयक क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें आपका परिवहन, बैंकिंग, बीमा ये सब आता है। प्राथमिक क्षेत्र में जो है आपका क्या क्या, कृषि, वानिकी, मछली पालन ये सब आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समिति और उनके सिफारिशों के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान करना है। चलिए गलत युग्म बताना है। क्लियर, विवेक देवराय समिति, बताइए। तो यह आपका बिल्कुल सही दिया गया, रेल बजट का आम बजट में विलय। नरसिम्हन समिति, वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित अनुपात में कमी करना। राजा चलैया समिति, ये आपका सेवा कर को समाप्त करना, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना, जो आपका राजा चलैया समिति था, यह आपका जो है पहली बार जो है आपको याद रखना है कि इसमें सर्विस टैक्स जो होगा ना, जैसे कि सिफारिश किया था कि ये अर्थव्यवस्था की जो सेवा क्षेत्र है उसमें योगदान का बढ़ा, इसीलिए इस पर टैक्स लगाना अनिवार्य है, न कि इसे समाप्त करना। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत दिया गया है, बाकी ये सब आपका सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, देवराय समिति 2015 हो जाएगा, विवेक देवराय समिति। नरसिम्हन समिति की बात करते हैं तो 1991, ठीक है ना, और 1998 भी ध्यान रख लीजिएगा। 2009 में ये सुरेश तेंदुलकर समिति रिपोर्ट दिया था, जो आपका ये गरीबी रेखा से जो आपके गरीबी को मापने के लिए कैलोरी मॉडल जो था, यह आपका मासिक प्रति व्यक्ति जो उपभोग व्यय था उस पर आधारित था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन सा SDG लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना, जो सीधे जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने पर केंद्रित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बता दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा लक्ष्य 13। ठीक है ना, लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार यदि कोई कार सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चल रही है तो उस पर लगने वाला शुद्ध बल कैसा होगा। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार यदि कोई कार सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चल रही है, बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स नियत रहेगा। ठीक है ना, नियत रहेगा। तो शुद्ध बल कैसा होगा, तो वो नियत रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए निम्न में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था, तो इंटरनेट का अग्रदूत जो था ये आपका अर्पानेट था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। और कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसके बाद देखिए करेक्ट पैसिव वॉइस आपको चुनना है, दे बिल्ट दिस हाउस इन 1990, 1990। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1990। ठीक है ना, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के रूप में माना जाता है। तो देखिए आपको और भी ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएंगे नीचे, नाइट्रोजन ऑक्साइड है यहाँ पर। ठीक है, द्वितीय प्रदूषक आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका पैन हो जाएगा। ठीक है ना, पैन यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, यह आपका द्वितीय जो है प्रदूषक है। क्लियर, यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगर हम इसमें से बात करते हैं आपका द्वितीय प्रदूषक की, तो ये किसी स्रोत जैसे कि फैक्ट्री, गाड़ी से सीधे वातावरण में उत्सर्जित नहीं होता है, बल्कि यह वातावरण में मौजूद प्राथमिक प्रदूषकों के बीच रासायनिक क्रिया होने से बनता है। ठीक है,
चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि पारिस्थितिक पद चिन्ह से क्या मापा जाता है, बताइए। तो ये किसी व्यक्ति या जनसंख्या द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों की मांग को, ठीक है, पारिस्थितिकी पद चिन्ह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनकी शुरू होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। अच्छा, प्रोजेक्ट यहाँ पर देखिए स्नो लेपर्ड यानी कि प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ पूछा गया है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ की, तो ये आपका कब हो जाएगा, 2009 में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर तो आपको याद ही होगा 1973, प्रोजेक्ट राइनो भी ध्यान रखिएगा 1987 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। अब आप आसानी से इसको सजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह जिसकी थीम था सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है, कब मनाया गया, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये मनाया गया 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी स्मारक सिक्कों के संबंध में विचार करें और सही कथन आपको यहाँ पर चुन करके उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। देखिए सरदार पटेल की जयंती पर जो 150वीं जयंती थी, ठीक है, उसमें 150 रुपये का जो है स्मारक सिक्का जारी किया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया जिसमें पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता का चित्र अंकित है, बताइए कौन सा होगा इसमें से, ये भी आपका सही है, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया, यह भी आपका सही दिया गया है, ठीक है। तीनों कथन यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं, तो सभी कथन यहाँ पर सही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सभी कथन ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, कौन सा ये पूछा जा रहा है, बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा कि अष्टक का नियम जो है ना ये डोबराइनर ने नहीं, अष्टक का नियम किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था, आपको भी याद है। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था, तो ये गलत है, ठीक है ना। चलिए बाकी ये सब आपका सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूची एक में रसायन दूसरी तरफ उसका उपयोग दिया गया, मिलान करना है। अच्छा सिल्वर आयोडाइड, बताइए सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कृत्रिम वर्षा, है ना। अच्छा सिल्वर नाइट्रेट, तो इसका मतदान की स्याही के रूप में किया जाता है, ठीक है, तो 3-4 हो गया। उसके बाद देखिए जिंक फॉस्फाइड का, तो इसका उपयोग चूहा मारने की विष में किया जाता है और सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में, हाइपो जिसने पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये मिला लीजिए, राइट आंसर 3-4-2-1 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के बारे में आपसे पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथन दिया गया है यहाँ पर, 1 कथन 2 कथन 3 कथन और कौन सा कथन सही है, यहाँ से आपको चुन करके आंसर बताना है। चलिए कथन पढ़िए। भारत का एक संस्था है एजुकेट गर्ल्स, इसको पुरस्कार दिया गया है और ये जीतने वाला पहला भारतीय संगठन भी है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका करेक्ट दिया गया है। इस वर्ष 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, नहीं 2 लोगों को दिया गया और एक संस्था को दिया गया है। तो एक संस्था है एजुकेट गर्ल भारत का, उसके बाद एक मालदीव की नाम है, मालदीव की एक विजेता है, ठीक है ना, मालदीव की विजेता है और उनका नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा शाहीना अली, शाहीना अली उनका नाम है। और एक फ्लावियानो एंटोनियो एल विलेवानुया है जो कि फिलीपींस के हैं, आपको सिर्फ फ्लावियानो एंटियनो नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पहला भारतीय विजेता थे विनोबा भावे, 1958 में इनको दिया गया था और यह जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में 1957 में स्थापित किया गया था। तो सही आपका हो जाएगा 1 और 3, तो जो कि कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल रहा है। चलिए महान है जो राजा, उसमें कौन सा समास है, महान है जो वो राजा, बताइए। तो इसमें आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। चलिए भारत में पित्रादुरा एक टेक्निक है जिसमें संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती थी, पहला पूर्ण उपयोग किस मुगल इमारत में किया गया था। तो आपको याद होगा कि पित्रादुरा जो था इसका उपयोग इत्माद-उद-दौला के मकबरा में किया गया था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण नूरजहाँ ने किया था अपने पिता मिर्जा गयास बेग के याद में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इत्माद-उद-दौला का मकबरा हो जाएगा। चलिए स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी निगम
की स्थापना 1948 में किस देश की टेनेंसी जो वैली अथॉरिटी थी उसी के आधार पर किया गया था? बताइए। तो ये आपका अमेरिका का है। अमेरिका का टेनेसी वैली अथॉरिटी जो था उसी के मॉडल पर किया गया था। ठीक है, 1948 में भारत की स्वतंत्र भारत की ये पहली बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर नदी पर है, जिसको कि दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, सूची दिया गया है, मिलान करना है। एक तरफ जो है इनका उपनाम दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? फटाफट बताइए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये आपको भी याद होगा, कोयम्बटूर को कहा जाता है। अखबारी कागज ये कहाँ पर बनता है अखबारी कागज? तो ये नेपानगर में है, ठीक है ना। रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये पेरम्बूर चेन्नई में जो है, ठीक है ना, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है। नहीं नहीं, क्रम से नहीं, अभी मैंने बताया 3 1 2 4 हो जाएगा ना। 3 1 2 4 क्रम से थोड़ी दिया गया है। 3 1 2 और 4, हाँ 3 1 2 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य मुख्य रूप से किस नदी के तट पर और उसके द्वीपों के बीच द्वीपों पर बना हुआ है? देखिए किस तरह से क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है। तो देखिए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी के तट पर और नदी के बीच में बने 6 द्वीपों समूह पर स्थित है ये। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कावेरी नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के त्रिकोण पर स्थित दर्रा कौन सा है? बताइए। तो ये दर्रा कौन सा है? तो ये दर्रा दीफू दर्रा है। दीफू दर्रा है, इसको ध्यान रखिएगा। दीफू दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दीफू दर्रा है, ठीक है, दीफू। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामसर स्थलों की संख्या के आधार पर भारत में स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन पर जो है सही दिया गया है, वही पूछ रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि रामसर स्थलों की संख्या के मामले में बिहार अब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर है। क्या ये बताइए कि सही दिया गया है या आपका गलत दिया गया है? ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो 2025 के अंत तक बिहार में जो है गोगाबिल झील को, गोकुल जलाशय को और उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है, गोकुल जलाशय बक्सर में पड़ता है, गोगाबिल कटिहार में पड़ता है। तो इस प्रकार से कुल 6 रामसर स्थल हो गए हैं। अब बिहार जो है तमिलनाडु शीर्ष पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरा, उसके बाद उड़ीसा और पंजाब के बाद मतलब उड़ीसा और पंजाब के साथ अब संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ गया। पहले नंबर पर कौन सा? तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और उड़ीसा, पंजाब और बिहार ये तीनों मिलकर के संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आ गए हैं। सही है। रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत एशिया में पहले स्थान पर है, बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। 96 अभी पहुँच गया है, ठीक है ना, तो ये भी आपका सही है। और रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत और वैश्विक स्तर पर तीसरे नंबर पर जो है पहुँच गया है, ठीक है, ये भी आपका सही दिया गया। पहले में यूनाइटेड किंगडम, दूसरे पर मैक्सिको और तीसरे पर भारत। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है, तो 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नियति के साथ मिलन भाषण किसने दिया था? बताइए, भाषण किसने दिया था? फटाफट बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका दिया था किसने? बता दीजिए किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अंग्रेजी में बोला जाता है, नियति के साथ मिलन। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, बिल्कुल ये आएगा। उसके बाद देखिए, संसद के किसी सदन या राज्य विधान मंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये नहीं आएगा। उसके बाद देखिएगा आपका भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच के विवाद, ये भी नहीं आएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 1 और 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम में आपको बताना है प्रस्तावना में। तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित ऐतिहासिक आपदाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अच्छा, अब देखिए भोपाल गैस त्रासदी दिया गया है, बताइए। तो भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं तो ये 1984 की घटना है ना। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 1984 में। चेरनोबिल, तो चेरनोबिल जो है ये घटना 1986 में हुआ था।
गुजरात में भूकंप 2001 की घटना है, और हिंद महासागर की सुनामी ये 2004 की घटना है। तो अब मिला लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए, मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में से कौन सा दूध, लार और आंसू जैसे स्राव में मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है? तो ये IgA है, ठीक है ना। IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है ना। तो IgA यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, IgA, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए IgE दिया गया है, यह मुख्य रूप से एलर्जी और परजीवी संक्रमण के दौरान सक्रिय होता है। IgG जो है ये आपका हो जाएगा, यह रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है, और यह एकमात्र एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंच सकता है, ठीक है ना। और एक आपका IgM है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, IgM, ठीक है। ये किसी भी संक्रमण के जवाब में शरीर द्वारा सबसे पहले बनाया जाने वाला एंटीबॉडी यही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक और पत्रिकाओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। अब देखिएगा यहाँ पर कि हिंद स्वराज मूल रूप से 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है, सही। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया था, जो तमिल, हिंदी सहित कई भाषाओं में छपता था। ये भी आपका सही दिया गया है, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा C नंबर में है कि उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। नहीं, उनका जो आपका एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ था, ये आपका क्या हो जाएगा, गुजराती भाषा में लिखी गई थी, अंग्रेजी भाषा में नहीं, गुजराती में। तो यही वाला गलत है। यरवाड़ा जेल में उन्होंने हरिजन पत्रिका का संपादन किया था, बिल्कुल सही है। चलिए, विभिन्न अधिनियमों के विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। अब देखिएगा यहाँ पर असत्य कथन आपको चुनना है, ठीक है। तो पहले एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इसको, आइए। तो यहाँ पर देखिएगा आपका चार्टर एक्ट 1853 ने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू की, और मैकाले समिति 1854 नियुक्त की। ये आपका जो है सही दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये भी आपका सही दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, और 1935 का अधिनियम के तहत विशिष्ट शक्तियाँ संघीय विधायिकाओं को दी गई। यही आपका गलत दिया गया है, ठीक है, यही आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है सीधा संबंध जो है ये आपका 1935 के तहत जो है ये किया गया था, और ये अब आपका गलत है, ये आपका सही दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दिया गया, गलत दिया गया है। और देखिए, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। बताइए सही है या गलत है? सही है, ठीक है। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण जो SIR था, उसके बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जो है प्रकाशित किया। ये भी सही है। पुरुष मतदाताओं का मतदान 62.8% और महिलाओं का 171.6% रहा। तो ये भी आपका सही है। यानी कि कहने का मतलब है कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में पाई जाने वाली अत्यधिक ठंड सहन करने वाली पश्मीना नस्ल की किस पशु से संबंधित है, जिससे महीन ऊन से महंगे शॉल बनाए जाते हैं? पश्मीना सुना है ना, तो ये आपका बकरी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना अहमदाबाद में हुआ था कब? तो ये आपका हुआ था कब? 12 जून को या जुलाई को या कब हुआ था? डेट देकर के पूछा गया था ये प्रश्न। सही है ये। उसके बाद बॉन्डी बीच घटना सिडनी बीच पर, ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है ना, 14 दिसंबर 2025 को। क्लियर। दिल्ली बम धमाका लाल किला के पास 10 नवंबर 2025 को। और तेजस विमान दुर्घटना दुबई में हुआ था, जो भारत का तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था एयर शो के दौरान। तो ये आपका घटना जो है 20 नवंबर 2025 की नहीं है। ये घटना जो है आपकी कब की है बताइए? 21 नवंबर की है ये, ठीक है। तो इसको सुधार कर लीजिएगा, यहीं जो है असत्य दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए भारत सरकार के द्वारा किशोरियों के लिए नव्या नामक एक नई कौशल पहल शुरू की गई है। इससे संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। किससे? नव्या। यह भारत सरकार की पहल है जो 16 से 18 साल की नव्या के बारे में बात हो रही है। किशोरियों को कौशल विकास और रोजगार के लिए सशक्त बनाती है, जिसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और जीवन कौशल जैसे प्रशिक्षण शामिल है। सही है। और यह एक पहल महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त पहल है। यह भी आपका करेक्ट है। इस प्रकार से दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि CRS रिपोर्ट 2022 के अनुसार जन्म के समय
सबसे कम तथा अत्यधिक लिंगानुपात क्रमशः कहाँ दर्ज किया गया है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे यहाँ पर जो है कम और अधिक लिंगानुपात, तो सबसे कम आपका बिहार और सबसे अधिक हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि घड़ी में 9 और 10 के बीच कितने मिनट बाद घंटे और मिनट की सुइयाँ एक सीधी रेखा बनाएंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आंसर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16.4/11 मिनट, ठीक है। यहाँ मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप आसानी से बना लें इसको, तो आंसर बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने वाली रस्ट का रासायनिक रूप से सही सूत्र क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बताइए इसका नाम क्या है। इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है ना, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। चलिए देखिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 833.33 ग्राम। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक एक करके सभी कथन को पढ़िए और राइट आंसर आप बताइए। तो यहाँ पर आपका सही नहीं है, तो देखिए पहले मैं बताता हूँ, केवल 2 जो है ये आपका सही नहीं है, ठीक है, केवल 2। अब क्यों, तो देखिए यह सूचकांक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पद्धति पर आधारित है, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए दूसरा है, इस सूचकांक में आपका 2 आयाम शामिल है, नहीं इसमें 3 आयाम शामिल है, इसीलिए गलत है क्योंकि इसमें 3 आयाम शामिल हैं। तो ये स्वास्थ्य हो जाएगा, दूसरा शिक्षा और तीसरा आयाम इसमें जीवन स्तर है, जीवन स्तर। तो ये 3 आयाम है इसमें, ठीक है, इसीलिए ये गलत दिया गया। और पहला सही है, ये गलत हो गया, और तीसरा भी सही है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। इस सूचकांक में बैंक खाता और मातृत्व स्वास्थ्य जैसे संकेतकों को भी शामिल किया गया, ये सही है। तो यानी कि पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पूछा है कौन सा जो है इसमें सूचकांक में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। चलिए बी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारतीय कराधान प्रणाली और वैश्विक कर अवधारणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें कौन सा कथन असत्य है। पहला यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में कि टोबिन टैक्स का प्रस्ताव नोबेल विजेता जेम्स टोबिन ने दिया, जो विदेशी मुद्रा के लेन देन पर लगाया जाता है। बताइए क्या स्टेटमेंट ये सही है, बताइए। बिल्कुल सही है। प्रतिभूति लेन देन और कर और न्यूनतम वैकल्पिक कर दोनों ही जो है, ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनका करापात बदला नहीं जा सकता है। ये वाला आपका गलत है। वस्तु एवं सेवा कर एक गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, जिसे भारत ने मूल सीमा शुल्क सहित सभी आयात शुल्कों को अपने अंदर समाहित कर लिया। देखिए ये आपका जो है स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या था, एक मिनट देख लीजिएगा कि कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी असत्य है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। जीएसटी जो है ना, निश्चित रूप से एक अप्रत्यक्ष कर तो है, बट इसमें देखिएगा मूल सीमा शुल्क यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी को समाहित नहीं किया है, ठीक है, तो इसीलिए गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिश्रण पृथक्करण विधि पर विचार करें और इसमें पूछा कि कितने युग्म सुमेलित हैं। अच्छा, मक्खन से जो है मक्खन को दूध से अलग करने की विधि, तो मक्खन से दूध को अलग करने की विधि जो है ना, ये आपका सही दिएगा अपकेंद्रीकरण, ठीक है। नमक और कपूर को अलग करना ऊर्ध्वपातन, तेल और पानी को अलग करना ये आसवन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें केवल मतलब 2 ही कथन सही है, पहला और दूसरा। तेल और पानी को जो है ना, ये आसवन से नहीं बल्कि एक सेपरेटिंग फनल के द्वारा, पृथकारी कीप के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें केवल 2 युग्म सही हैं, ठीक है, सुमेलित हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, निर्देश दिया गया है, पढ़िए। कथन और कारण दिया गया है, यहाँ पर देखिए कथन है, ये कारण है। चलिए बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान प्रकृति में अर्धसंघीय है, बिल्कुल सही है। और भारतीय संविधान में संघीय विशेषताएं जैसे शक्तियों का विभाजन और एकात्मक विशेषताएं जैसे कि एकल नागरिकता दोनों शामिल हैं। संघीय विशेषता कनाडा से है और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है ना। तो और ये सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा
कि बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस क्रम की चट्टानों से निर्मित हैं। तो देखिए खड़गपुर की पहाड़ी की बात करते हैं तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान से है, ठीक है ना, धारवाड़ क्रम की, और ये बिहार की सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका धारवाड़ क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित क्षेत्रों का सही मिलान करना। अब देखिएगा स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन सा देश आ जाएगा। तो स्कैंडिनेवियन यानी कि नॉर्डिक देश में आपका इसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3। बाल्टिक देश में आपका क्या क्या आ जाएगा, तो बाल्टिक देश में आपका कौन सा आ जाएगा, आपका इसमें आ जाएगा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन में आपका क्या आ जाएगा, इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आ जाएगा, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड ये आ जाएगा। तो इसको अब मिला लीजिए, बहुत ही आसान है, मैंने मिला दिया है। चलिए निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन समय उसके परिक्रमण समय से अधिक है, बताइए किसका जो है घूर्णन समय उसके परिक्रमण समय से अधिक है। तो ये शुक्र का है, विनस का है, ठीक है। इसको जो है इसका एक दिन का घूर्णन 243 पृथ्वी दिन है, ठीक है। और एक साल जिसको कि परिभ्रमण करते हैं ये एक दिन का है 243, और ये एक साल का है 225 पृथ्वी दिन। तो देखिए कम है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नियुक्तियां दिया गया है। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, जस्टिस संगम साहू, बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है ये, ठीक है। लोकपाल अध्यक्ष जो है ये आपके कौन है, तो मानिक राव खानविलकर हैं, ये भी आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, सही है। और सेविका तुहिन कांता पांडा, सही है, सारा सही दिया गया है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिएगा काला सागर किस जल डमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है, तो ये बास्फोरस जल डमरू मध्य, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, जो काला सागर को जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बास्फोरस जल डमरू मध्य जो है विश्व की सबसे संकरी अंतर्राष्ट्रीय जल संधि है, जो काला सागर को मरमरा सागर को से जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बास्फोरस। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना एक तरफ योजना है और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो यहाँ पर मिलान कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा आपका गरीबी हटाओ, ठीक है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है ना। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा गरीबी हटाओ। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना तीव्र और अधिक समावेशी विकास, मनमोहन सिंह इस समय की है, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, ठीक है। अच्छा अब है प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो ये आपका हो जाएगा कृषि पर विकास, मतलब ज़्यादा फोकस किया गया था कृषि विकास मॉडल, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था ये, ठीक है। तो ये आपका यहाँ मिल जाएगा कृषि विकास। और आपका हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये आपका हो जाएगा कौन सा, स्थिरता के साथ विकास। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया, 3-1-4-2 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आप चाहें तो मिला सकते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा मैं कर दे रहा हूँ। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु, बताइए। देखिए थोड़ा सा ये अजूबा प्रश्न आपको लग रहा होगा, तो ये साध्य होता है पर कुशल नहीं, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए एक है मुद्रा राक्षस में मौर्यकालीन कूटनीति का यथार्थ चित्रण मिलता है। मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन है, विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त की ये कृति है मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूछा क्या गया है, पहले बता दीजिए। 3 कथन है और कौन सा इसमें से असत्य दिया गया है, ठीक है ना। तो ये मुद्रा राक्षस जो है ना ये विशाख दत्त की है, और मौर्यकालीन कूटनीति का यथार्थ चित्रण मिलता है, ठीक है। तो ये सही दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है आपको चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के विनाश का वर्णन है, ठीक है। तो सही है। किराता अर्जुनियम ये भारवी की रचना है, भारवी की, ठीक है। और इसमें जो है शिव और अर्जुन के बीच का जो युद्ध का वर्णन है वो आपका है, सही है। तीसरा देखिएगा स्वप्न वाष्पदाता, स्वप्न वाष्पदाता जो है ना ये आपका हो जाएगा, इसके लेखक जो है भास हैं, भास। और इसमें जो है ना उदयन और वाष्पदाता की कथा भारवी द्वारा लिखी गई है, नहीं भारवी नहीं भास है, नहीं बताया था, तो इसीलिए गलत दिया गया है, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर तीसरा जो है आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित वंशों को उनके शासन की अवधि के अनुसार अवरोही क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर कम जो है आपको व्यवस्थित करना है। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
तो तुगलक वंश हो जाएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, तुगलक वंश। उसके बाद आपका हो जाएगा गुलाम वंश, यहाँ पर दिया गया है। फिर देख लीजिए उसके बाद आपका हो जाएगा लोधी वंश, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा खिलजी वंश। तो 3 1 4 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 1 4 2। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा तो कौन सा हो जाएगा, 3 1 4 2, ठीक है, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायतों के वित्त और कराधान के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। बताइए असत्य कथन पंचायत के संबंध में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि सारे ऑप्शन आपको दिखें। चलिए, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। राज्य वित्त आयोग का गठन यह अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात करते हैं तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पंचायतों पर बाध्यकारी होती है नहीं, ठीक है ना। तो ये बाध्यकारी नहीं होती हैं, ठीक है, ये आपकी एक तरह की सलाहकारी होती है। तो ये गलत हो जाएगा। तो यही पूछा असत्य कथन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और 73वें संशोधन के 1 वर्ष के भीतर किया जाना आवश्यक था। और राज्य विधानमंडल पंचायतों को कुछ शुल्क, टोल और कर लगाने तथा एकत्र करने का अधिकृत कर सकता है, ये सही है। ये वाला गलत दिया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद 6 ही राज्य में है ना, आपको याद भी होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कहाँ पर, पहले जम्मू कश्मीर में था, हटा लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में नहीं है। चलिए वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। बताइए वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यह रिपोर्ट जो है ना, वैश्विक ग्लोबल पीस इंडेक्स, यह आपके यहाँ पर यह सूचकांक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है एक संस्था, कौन सी, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसको बोला जाता है, यही जारी करता है, सही है। और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, सही दिया गया है, यहाँ पर दोनों सही दिए गए हैं, तो 1 और 2 दोनों। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का है। तो न्यूनतम कैमूर का है, अधिकतम जो है कहाँ का है, शिवहर का है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका कैमूर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैलियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक नागर शैली है, द्रविड़ शैली है और एक बेसर शैली है, ध्यान रखिएगा। तीनों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए पूछा गया है कि निम्न कथन पर विचार करें और कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। सत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। बताइए सत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए नागर शैली के मंदिरों में विशाल प्रवेश द्वार होते हैं जिसको गोपुरम कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना गलत दिया गया है, ठीक है। गोपुरम जो है ये आपकी द्रविड़ शैली की विशेषता है, न कि नागर शैली की, इसलिए गलत दिया गया है। द्रविड़ शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषता उनका पिरामिड नुमा शिखर है जिसे विमान कहते हैं, ठीक है ना, सही दिया गया है। और वेसर नागर शैली और जो है वेसर शैली नागर और द्रविड़ का मिश्रण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसका मिश्रित रूप है जो मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र में पाई देती है, सही है। तो ये वाला सही है, दूसरा सही है, बट पहला गलत दिया गया है। तो जिसको गोपुरम जो है, गोपुरम ये नागर शैली का नहीं है, द्रविड़ शैली का, इसीलिए गलत है। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो दूसरा और तीसरा है ना। चलिए निम्नलिखित संगठनों और उनके संस्थापकों की युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये लैंड होल्डर सोसाइटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है। तो देखिएगा लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करते हैं तो ये आपका सही है, भारत की पहली राजनीतिक संस्था माना जाता है और द्वारिकानाथ टैगोर इसके संस्थापकों में से एक थे, सही है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसका गठन लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में विलय हुआ था, ये सही दिया गया है। और ये देखिए इंडियन एसोसिएशन 1876। अब देखिए इसकी स्थापना जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो यहाँ पर देखिए दादा भाई नौरोजी नहीं होगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, क्या बताया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, ठीक है। और मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना एम वीरागबाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने किया था, ये सही है, ठीक है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मस्तिष्क के संरचनात्मक भागों और उनके उपनाम विशेषता के संबंध में युग्म चुनना है। अब देखिए यहाँ पर प्रमस्तिष्क, तो देखिए प्रमस्तिष्क जो है ना विषम युग्म चुनना है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ठीक है ना,
बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है आपका सही हो जाएगा ये, ठीक है। और अनुमस्तिष्क की बात करते हैं तो ये आपका दिखने में पेड़ जैसा होने के कारण ये आपका जीवन का वृक्ष जो है कहा जाता है इसको, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का स्तंभ का हिस्सा, बिल्कुल ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। और ये वाला पीयूष ग्रंथि जो है ना मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये आपका जो है विषम है। क्यों? क्योंकि इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो है ना ये हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए ये गलत है, इसलिए विषम है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए एक परीक्षा में अब देखिए इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। 300 लगा लीजिए इसका आंसर। चलिए इसका भी मैं 94 का आंसर बता देता हूँ। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जेपैड 25 ये एक सैन्य अभ्यास है। इसमें पूछा गया है कि इसकी सत्यता की जांच करना है, कथन दिया गया है। यह अभ्यास 10 से 16 सितंबर 2025 के मध्य आयोजित किया गया था। अब बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो बिल्कुल ये आपका सही दिया गया है और इसका आयोजन स्थल केवल बेलारूस तक ही सीमित था। नहीं, ये गलत दिया गया है, रूस और बेलारूस दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखना है कि इसमें जो है आपका रूस और बेलारूस का प्रमुख संयुक्त राजनीतिक सैन्य अभ्यास है ये, इसीलिए केवल बेलारूस तक ही नहीं रूस भी होगा, इसलिए गलत है। और इसमें भारत ने 65 कर्मियों के साथ हिस्सा लिया था। बिल्कुल भारत ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट दिया गया है। तो गलत पूछा गया है कि सही, सही पूछ रहा है। तो सही कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा। देखते हैं कहाँ पर दिया गया पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनसे संबंधित सत्य कथन की पहचान करना है और यहाँ कूट दिया गया है। सही आंसर आपको इस कूट में से बताना है। तो देखिए कस्तूरी रंगन के विषय में आपको याद होगा कि इसरो के अध्यक्ष भी रहे थे। जब आपका जो आपका इसरो है और नई शिक्षा नीति जब आया था तब इनके बारे में हमने विशेष से पढ़ा भी था। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और वे इंजीनियरिंग में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा भी तैयार करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष रहे थे। तो ये सारा सही दिया गया है, ठीक है ना। तो सभी कथन सत्य है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र और जलवायु प्रकार के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख का EF नहीं होगा, लद्दाख का जो है EF नहीं होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लद्दाख का EF नहीं होगा, क्लियर। चलिए, और लद्दाख जो है एक शीत मरुस्थल है, इसीलिए इसको कोपेन की जो आपका E वर्गीकरण है इसी प्रकार की जलवायु में इसको रखा जाता है। बाकी ये सब सही है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि NFHS 5 राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, बताइए। भारत की कुल प्रजनन दर, तो भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो आपका 2.0 हो जाएगा, ठीक है। 2.0 हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सूची दिया गया है, मिलान करना है। चलिए बंदरगाह कांडला जो है, कांडला गुजरात में है ना। कांडला गुजरात में पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई आपका तमिलनाडु वाला ये कृत्रिम हो जाएगा। विशाखापट्टनम जो है ये आपका हो जाएगा सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह, ठीक है ना। और कोलकाता नदी तटीय बंदरगाह है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ठीक है ना। 2, 3, 1 और 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, अपने स्कोर बताइएगा आप लोग। देश और राजधानी मिलाना है। तो वेनेजुएला चर्चा में रहा है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है? कराकस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? तो नुक हो जाएगा। कोलंबिया की बगोटा और अजरबैजान की बाकू। अपना स्कोर बता दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए।